डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं सिराज शेख। इस वक्त हमारे साथ है यल्लापा कुशालकर जी। यल्लापा कुशालकर जी, डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज में आपका स्वागत है। थैंक यू सिराज भाई। अभी हम बात करने जा रहे हैं अंधेरी वेस्ट, गिलबर्ट हिल, जू गली, धनगरवाड़ा, डोंगर। यहाँ पर जो एसआरए स्कीम चल रहा था काफी वक्त से ये स्कीम बंद पड़ी हुई थी। यल्लापा कुशालकर जी, कुछ महीनों पहले की बात है कि यहाँ पर अमित साटम द्वारा, यहाँ के एमएलए द्वारा यहाँ पे एसआरए का कैंप लगाया गया था ताकि एनएचआर की जो शुद्धिकरण है, जो उसका जो गलतियां हैं जिसमें उसको क्लियर करने के लिए यहाँ पे एसआरए का कैंप लगाया गया था। और सर्वे वाले भी यहाँ पर आए थे। पता चला था कि कोई बिल्डर के थ्रू ये काम यहाँ पे चल रहा था। आप लोगों ने सर्वे का विरोध भी किया था। क्या वजह थी जो सर्वे का आप लोगों ने विरोध किया था? देखिए, जो सर्वे का जो विरोध था, हमारा स्कीम को विरोध नहीं था ना, सर्वे को विरोध था। सर्वे में जो खामियां थी, वो खामियां का हमने विरोध किया था, ना कि हमने आमदार का विरोध किया था, ना कि हमने एसआरए का विरोध किया था। क्योंकि एसआरए देखो डेवलप होना चाहिए, क्योंकि वो हमारी नैतिक जवाबदारी वो होना चाहिए। उसके पर हमारा वो विरोध नहीं था। विरोध ये था कि जो सरकारी खेमे में कमियां थी, उसका विरोध कर रहे थे हम लोग। नहीं, आप लोगों का विरोध, मेरा बोलने का मतलब था कि बिल्डर का विरोध, बिल्डर कौन है उसके लिए विरोध था आप लोगों का, या फिर कोई प्लान आपको दिखाया नहीं जा रहा था एसआरए किस तरह बनेगा उसका विरोध था आप लोगों का? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें इसमें वो असमंजस था। क्योंकि देखिए, बिल्डर होते हुए बिल्डर को प्रेजेंट नहीं करना, क्योंकि जब सर्वे हुआ, सर्वे के टाइम पे बिल्डर के नाम पे नोटिस लगाया गया। 27 साल का इंतजार, 7 साल का बकाया किराया और अभी भी सिर्फ वादे। एक डजन पर नोटिस मेरे पास है, मैं उसका दिखाऊंगा। इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि हमारा वो था कि उस टाइम पे कि भाई अगर डेवलपर है, क्योंकि डेवलपर देखिए, ये डेवलपर को अपॉइंट करने के लिए एनसीएलटी कोर्ट में 2021 से 22 के बीच में उसका वर्कआउट करके एनसीएलटी कोर्ट ने एज ए पिरामिल फाइनेंस कंपनी पूरा उसका टेक, जो पिछला जो भ्रष्टाचार हुआ था उसमें लोन के माध्यम से करप्शन हुआ, फिर उसमें एफएसआई था, उसमें सारे उसके ऊपर सीबीआई की इंक्वायरी हुई, फिर ईडी की इंक्वायरी हुई, उसमें सारा ये बिल्कुल मामला था। बिल्डर बदला, स्कीम बदली, सरकार बदली, बस झोपड़ी धारकों की तकलीफ नहीं बदली। में जाते हैं कि हमारा सिर्फ यही, लोगों को हमको यही बताना है कि जो सर्वे का विरोध हुआ था उसके क्या खास कारण थे? खास कारण ये था कि उसमें अगर अभय योजना एक्चुअली बहुत अच्छा स्कीम सरकार ने लेके आई थी, उसमें स्थानिक आमदार साहब का भी एक अच्छा मंशा था, लेकिन क्लियरिटी नहीं थी। उसके लिए हमारा थोड़ा वो एजिटेशन हुआ उसमें कि अभय योजना था ना, वो लोगों के लिए था जो भी पिछले 25 साल या 27 साल में जो काम रुका हुआ था, काम बंद पड़ा था, अगर उसको वो एक स्ट्रीमलाइन में लाने के लिए एक प्रयास किया था स्थानिक आमदार ने, तो उसमें कुछ खामियां थी, कुछ उसमें लोगों का हित कम दिख रहा था। उसके लिए हम लोग चाह रहे थे कि भाई उसमें थोड़ा रेक्टिफाई हो। कुछ बातें ऐसे भी सामने आ रही थी कि आप लोग ने पूछ रहे थे कि बिल्डर कौन है, हमारा बिल्डर कौन है, वो किस तरह करेगा, क्या प्लान है, वो कैसे बिठाने वाले, कहाँ मंदिर होगी, कहाँ मस्जिद होगी, कहाँ लोगों के रूम, कहाँ स्कूल होगी, हॉस्पिटल होगा, ऐसा तमाम सारी बातें। जब बिल्डर की बात आ रही थी कि हमारा बिल्डर कौन है, बिल्डर कौन है, तो हमें ये भी सुनने में आया कि यहाँ के जो एमएलए थे उन्होंने कहा कि बिल्डर से हम क्यों मिलाना चाहिए, क्यों बिल्डर को पूछ रहे, क्या आपको दिवाली चाहिए, क्या आपको ईदी चाहिए? ये सब अभी कुछ किसी को मिलने वाला नहीं है। हम बिल्डर जो है वो काम करेगा, ये सब कुछ मिलने वाला नहीं है ना। बिल्कुल बिल्कुल, इस तरीके की बात आई थी, ये हुई थी ये बात। लेकिन खैर, ये बात पे तो बहुत अच्छा डिबेट हुआ है, उसके ऊपर बयान दिए हैं उस पे। जून जुलाई में ये सर्वे हुआ, वो सर्वे के बाद मेरे ख्याल से माननीय आमदार के उपलब्ध में वो अभय योजना शासन आपल्या दारी का कार्यक्रम हुआ। वाकई में सराहनीय अच्छा था, लेकिन उसमें कुछ खामियां था कि हम लोगों का जो पात्रता का जो संख्या था, वो 3078 का अपात्र था। तो वो अपात्र में सिर्फ 4 महीने में शासन आपल्या दारी, शासन हमारे दरवाजे पे आई, लेकिन उसके पर बहुत सारे निगलेंसी हुआ चाहिए। हम तो ये मानसिकता में देखिए, लोगों का नुकसान होना नहीं चाहिए,
ये हमारी मानसिकता थी वो टाइम पे भी। उसमें हम लोग कितने कितने झोपड़े थे, आपने बताया कितने झोपड़े थे? देखिए लगभग ये टोटल झोपड़े अगर हम लोग ये अगर देखा झोपड़े की जाए संख्या है 6,861। उसमें अगर हम लोग आबादी एनेक्चर एज ए एनेक्चर 97 90 96 97 में ये एसआरए में सबमिशन हुआ है, और सबमिशन होने के बाद उसमें पात्रता हुई वो टाइम पे जब बिल्डर थे तभी, तो 3,783 पात्र हुआ। और अपात्र कितने और बचे? जो अपात्र थे वो 3,078, जिसमें शासन आपल्या दारी जो पिछले अभी यहाँ पर जो सर्वे का जो कैंप लगा है, यहाँ पर सर्वे हुआ कैंप लगा, तो उसके अंदर क्या रिजल्ट आया, कितने लोग पात्र हुए उसमें? वही तो एक मतलब ये था कि शासन आपल्या दारी अगर कह के शासन अगर इसमें आया, तो उसमें ऐसा लगा कि नहीं, शासन को बिल्कुल उसमें लोगों के हित वाला काम नहीं हुआ। तो मेरी वापस एक रिक्वेस्ट रहेंगी आमदार साहब को। एक उन्होंने कहा कि एक स्ट्रेंजर पॉलिसी आपने अभी क्लस्टर के माध्यम से लाने की प्रयास किया है, अभी आपने सरकार ये पॉलिसी में नहीं 36 सोसाइटी, हजारों परिवार, एक बार तो पूछो हम क्या चाहते हैं। सर, मैं क्या बोलूंगा, अल्लाह कुशल जी, पहले तो अभय योजना आई। बिल्कुल अभय योजना के लिए जितनी 36 सोसाइटी है उन लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया गया, क्या मीटिंग लेके कि अभय योजना आ रही है, ऐसी कोई प्रस्ताव या मीटिंग आप लोगों से हुई न- सरकार द्वारा? नहीं नहीं, यही तो खंत है। लेकिन क्या है ना, आमदार साहब के चलते और ये माड़ा एसआरए के चलते ये प्रयास होना चाहिए था कि सारे सोसाइटी को बुला के, क्योंकि यहाँ 30 साल से ये काम, यहाँ एसआरए के मामले से जैसा बिल्डर ने धोखाधड़ी का काम करके ये काम बंद रखवाया था, किसी स्थानिक के चलते ये काम बंद नहीं हुआ था। बिल्डर के धोखाधड़ी से जिसमें बैंक करप्शन हुआ 42,873.71.79 रुपीस उन्होंने लोन लेके बैंक करप्शन हुआ। बैंक वाले जब यहाँ सर्वे करने आए कि भाई काम चालू है क्या, जब उन्हें काम बंद दिखा, उन्होंने सीबीआई को तलब की, स्थानिक पुलिस स्टेशन में उन्होंने कंप्लेंट हुआ। फिर पुलिस स्टेशन ने देखा इसको सीबीआई में वर्ग हुआ, जब बैंक वाले चले गए सीबीआई में, सीबीआई ने ईडी को तलब किया। और जब ये हुआ और फिर तब तक ये सरकार चेंज हुई यहाँ पे 2014 में माननीय देवा भाव की सरकार आई, उसमें अमित साटम साहब हमारे स्थानीय आमदार चुन के गए। उन्होंने इसमें सदन में काफी बार आवाज उठा के बिल्कुल ये काम के ऊपर ईडी हटाने का काम किया, प्रयास किया है। लेकिन हम नहीं बोल रहे कि बोगस को आप अभय, हमारा सिर्फ तीन ही चीज पे है कि अभय योजना में आप लोगों को नहीं बताया गया, एमएनएसटी में आप लोगों को बिल्कुल नहीं नहीं, बताया गया, अभी बिल्कुल ये स्कीम को क्लस्टर में डाल दिया गया है। बिल्कुल सोसाइटी इससे विरोध में है कि सोसाइटी इसकी सहमति में है? नहीं। देखिए लोग है ना, क्योंकि ये आमदार है, 3 टर्म वाला आमदार है, इनकी सत्ता है गली से लेके दिल्ली से लेके आज मुंबई का मेयर भी इनका है। तो ये लोग बोलने के लिए जरा कतरा रहे कि अभय योजना जो आया है वो लोगों के लिए था, लोगों के हित में था। लोगों के हित में नहीं होते हुए सिर्फ 150 लोग पात्र हुए, जो कि लोग असमंजस में है आज ठीक है, भी। अभय योजना के बारे में नहीं बताया गया, तो अभय योजना के बाद डायरेक्ट एमएनएसटी स्कीम लाने की ऐसी क्या खास कारण, क्या जरूरत पड़ गई, तो उसके लिए भी आप लोगों को बताया गया कि नहीं ना, बिल्कुल नहीं। एमएनएसटी लाया, उसमें भी कोई किसी से वो नहीं। चलो ठीक है, आपकी मनमानी, आपकी सरकार है, केंद्र में भी आपकी है, राज्य में भी आपकी है, आज मुंबई महानगर पालिका भी आपकी है। लेकिन हम आपके हैं। हम ये जो आमदार के ऊपर जो भरोसा है, जो भरोसा के तहत आज उन्होंने, ठीक है, डेवलपर के माध्यम से जो फायदा पहुंचा है, देखा जाएगा तो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार को बिल्कुल साइड दरकिनार एनपीए करके बिल्डर के हित में गया है ना, वैसे लोगों के हित में अभय योजना में सारे के सारे पात्र होना चाहिए। हाँ, माननीय स्थानिक आमदार ने कहा कि स्ट्रेंज पॉलिसी महाराष्ट्र सरकार ला रही है। तो महाराष्ट्र सरकार ला रही है तो ये, अगर ये पहले उन्होंने क्लियर करना चाहिए कि महाराष्ट्र सरकार अगर काम करे तो वेल एंड गुड, क्योंकि सरकार करेंगी ना तो लगता है किसी पे अन्याय या अत्याचार होगा नहीं। डेवलपर आएगा, उसकी 30,000 करोड़ की, जैसा अभी मालूम चल रहा है कि ये प्रोजेक्ट करने के लिए 30,000 करोड़ रुपया का जिसकी लाइबिलिटी। हम लोग बात से बाहर जा रहे हैं, हम लोग का सिर्फ यही है, लोगों को यही बताना है कि अभी जो क्लस्टर स्कीम आई है उसको लेकर सोसाइटी जो 36 सोसाइटी को कुछ बताया गया, उनको जानकारी में कॉन्फिडेंस में लिया गया कि उनकी सहमति से स्कीम लाई गई है क्या? नहीं ना, बिल्कुल किसी की एक भी किसी को सहमति में लिया नहीं गया है, किसी को बुला के बोला नहीं गया है। ना तो ये प्रयास स्थानिक आमदार से हुआ, ना म्हाडा से हुआ, ना किसी सरकारी महकमे से हुआ। तो इन्होंने ऐसे टाइम पे एक लेके आके नोटिस लगाया जहाँ पे जिसका कोई लेना देना नहीं। वायरलेस रोड पे जो BMW शोरूम के वहां पे एक डब्बे पे लगाया गया, कहीं यहाँ शौचालय के दीवार पे लगाया गया, और वहां पे
गिलबर्ट हिल के जो कोने में एक लगाया गया, तो ऐसे 2-3 जगह नोटिस लगा के गए फिर कि भाई क्लस्टर में कर रहे हैं। तो ये क्लस्टर में आप कर रहे हो तो ये इस तरीके का पहले लोगों को अवेयर करो ना, लोगों से आप सहमति लो और इस तरीके से लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ असमंजस में है कि क्लस्टर में करो या काय में भी करो, हमको हमारा हक दो। पहले पहले ये सदोती राय नहीं ली, सहमति नहीं ली, फिर भी हमारी जमीन बेच दी। 37 सोसाइटीज था, 37 सोसाइटी और ये 33 से 35 एकड़ में ये बिल्कुल बसा हुआ ये बस्ती था। अब ये क्लस्टर में आप 101 एकड़, उसमें लगभग 60 से ज्यादा सोसाइटीज को अभी मर्ज किया है। तो मैं चाहता हूं कि भाई ये असमंजस ये कब दूर होगा, क्योंकि अभी ये टेंडर का प्रोसेस अभी कल ही 7 तारीख को। अभी इस क्लस्टर की स्कीम को लेके आप लोगों का अगला कदम क्या है सोसाइटी से? नहीं, क्लस्टर से एक्चुअली अवेयर जो डरी हुई है पब्लिक, क्योंकि क्योंकि एसआरए योजना पे ये काम होना चाहिए था। आप ये एसआरए के माध्यम से आपने अभय योजना लाया, आपने एमएनएसटी 3 के एमएनएसटी लेके आए, उसके बाद आप क्लस्टर में लेके आए। ठीक है, आप लेके आएंगे, लेकिन लोगों को न्याय देंगे, क्योंकि यहाँ लोगों के हित वाला काम है। तो लोगों के हित में काम होना चाहिए कि ये जो अपात्रता जो था, जो भाई बड़ा संख्या है 3078, उसमें सिर्फ 150 का पात्रता हुआ है, तो लोग आज भी असमंजस में है। यहाँ पे एसआरए का जो कैंप लगा था, एनेक्चर का शुद्धिकरण पूरा तरीके से हुआ नहीं है ना? बिल्कुल नहीं हुआ, ये सब नहीं हुआ है और अभी हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर टेंडर होने वाला है, बिल्कुल। जबकि सर्वे के टाइम पे यहाँ पे बिल्डर के नाम से नोटिस दी गई थी। अभी यहाँ पे टेंडर होने वाला, मतलब कि स्कीम पे कोई बिल्डर है। आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, ये अभी भी ये बहुत बड़ा स्ट्रेंज है कि अभी टेंडर निकाल रहे हैं, क्योंकि 2021 और 22 में ऑलरेडी इन्होंने टेंडर दिया हुआ था, टेंडर कॉल किया है। एनसीएलटी जैसे पिरामिड फाइनेंस कंपनी को सारा उन्होंने अपना जो भी पहले दिया गया था, ये 2021 में और 22 में उनको पूरा सीओसी ने एनसीएलटी का एक सीओसी कमेटी ने पूरा इनको लेखा जोखा होके पूरा देने के बावजूद यहाँ पे पिरामिड पिछले 5 साल में, मतलब आज 2026 का मार्च महीना खत्म हुआ, अप्रैल में चालू है, लेकिन ये आज तक वो कभी दिखा नहीं, ना तो पिरामिड का कोई यहाँ पे वो हुआ। हाँ, अगर ये 5 साल में हम लोग ने पिछले 1.5-2 साल में जो करस्पॉन्डेंस किया हाई पावर कमेटी में, हम लोग ने बहुत सारे करस्पॉन्डेंस करने के बाद हाई पावर कमेटी भी हमारे साथ धोखाधड़ी का काम किया। हाई पावर कमेटी ने पिछले 2026 में 3 जनवरी को एक मीटिंग लगाया, उसमें इन्होंने बहुत बड़ा धोखा किया है, जिसमें इरला का जो प्रोजेक्ट है और अंधेरी वाला ये प्रोजेक्ट जो 37 गृह निर्माण संस्थे का, और वो दोनों साथ में लगा और उनको एसओपी करके हाई पावर कमेटी ने इतना बड़ा चीटिंग किया, इतना बड़ा, मतलब ये इसमें मिसमैनेज है कि हाउसिंग मंत्रालय की हाउसिंग डिपार्टमेंट से लेके हाई पावर कमेटी से लेके सीओ से लेके सारा महकमा इसमें बिल्कुल लिप्त है, और ये बिल्कुल ये लोग झोपड़पट्टी वासियों को फंसाने का और बिल्कुल धोखाधड़ी का काम कर रहे हैं। क्योंकि सीओसी ने हाई पावर कमेटी ने हमको बोला था कि भाई हम लोग आप पे न्याय करेंगे, और उन्होंने मीटिंग रखा था, उसमें शिव इंफ्रा का एडवोकेट आके उन्होंने लिख के दिया है कि भाई हमारा जैसा थक बाकी था लोगों का, हमने कहा कि भाई आप डेवलपमेंट का काम चालू करो, जो थक बाकी है, जो 6-7 साल का जो बकाया भाड़ा बकाया है, उसके बारे में बात करो। उन्होंने कोई बकाया भाड़ा देने की तो बात करी नहीं, वही तो हमारे आमदार साहब को मेरी विनंती है, रिक्वेस्ट है, सरकार को विनंती है, रिक्वेस्ट है कि लोग जो घर तोड़ के जो ट्रांजिट कैंप बनाने के लिए यहाँ पे जो जगह अवेलेबल करके दिया, उसमें लोग रह रहे, जो लोग अपना घर तोड़ के दूसरे जगह भाड़े से रह रहे, वो भाड़ा उनको मिलने के लिए कम से कम 8 साल से ज्यादा बकाया उनका भाड़ा बाकी है। वो लगभग जो भी एक नॉमिनल अमाउंट हो रहा है 8-10 करोड़ रुपए, वो ज्यादा नहीं है। अगर ये 8-10 करोड़ रुपया अगर उनको दे के उनको न्याय देने का काम हमारे स्थानीय आमदार पे मैं उम्मीद रखता हूँ कि वो करे। और उसके बाद जो माननीय आमदार साहब बता रहे कि भाई 2 साल का पीटीसी 8,000 करोड़ रुपया का जो बकाया जो बता रहे, वो जो भाड़ा लो और घर तोड़ के जाओ, तो ये मुझे लगता है कि ये 2 साल का 800 करोड़, तो ये 800 करोड़ में मुझे लगता है कि कोई भी तैयार होगा नहीं, कोई अपना आशियाना तोड़ के जाएंगे नहीं। हाँ, हमारे पास अभी कोई बिल्डर सामने नहीं है,
बिल्कुल नहीं। तो भाड़ा लेके जाने का ये ऐसा प्रस्ताव क्यों सामने रखा जा रहा है? ये तो अभी ये यहाँ पर बना के देने का प्रस्ताव रखा जाना चाहिए ना, क्योंकि अभी तो बिल्डर है ही नहीं। यही जब मेरी बिल्डर आएगा, बिल्डर अगर सामने से बोलता है कि मैं को भाड़ा देता हूँ, जगह नहीं है, वो बात की बात है। बिल्कुल ये तो इसके लिए आप लोगों ने किसी ने कुछ मेरी विनंती है हमारे स्थानीय आमदार माननीय मुंबई अध्यक्ष अमित साटम साहब से यही विनती है कि वो क्लस्टर में काम करे, लेकिन क्लस्टर में काम करने के पहले जो जगह हमने यहाँ वैकेंट करके दिया है, इसे 8 से 10 जगह है वो स्पॉट है, अगर वहाँ हमारे लिए अगर ये बनाते हैं ना वो पैसा, तो मुझे लगता है कि किसी को लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर अगर अभी जो नया डेवलपर आपने दिया है वो 30,000 करोड़ रुपए की कैपेसिटी वाले को दिया है आपने, तो मुझे लगता है कि इसके आधे पैसे में है ना बिल्डिंग बन जाएंगे और लोगों को रहने के लिए वो भी हो जाएगा और आपका प्रोजेक्ट भी होगा फिर। और डीपी रिमार्क जो है जो रोड 101 एकड़ का पूरा ये प्लॉट है। 101 एकड़ में यहाँ बिल्कुल पर काफी जगह ऐसी होगी जहाँ पर इनको बिल्डिंग बना के बसाया जा सकता है। बिल्कुल क्या बोलना बिल्कुल चाहिए? बिल्कुल हो सकता है। अगर इसमें सरकार को हमारे आमदार साहब को साहब के माध्यम से हम लोग चाहेंगे कि हम लोग वो स्पॉट वेरिफिकेशन करें, वो स्पॉट देखें और वहां पे वो अगर बसाने का काम अगर वो अच्छे से अगर प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है कि सब लोग खुशी राजी खुशी से ये बिल्कुल ये स्कीम का साथ देंगे। वरना मुझे लगता है कि ये स्कीम में मुझे लगता नहीं कि अभी पिछले 30 साल में हम लोग परेशान हुए और आने वाले 30 साल में सरकार की मानसिकता अच्छी रहे कि जहां पे 4 एकड़, तो ये सामने गिलबर्ट हिल के उसमें 4 एकड़ जगह हमने करके दिया, उसमें 12 से 14 बिल्डिंग बैठता है। अगर अगर समझो बाजू में अगर हम लोग करें, डायनाग्राफ में एक अच्छा प्लॉट खाली है, बाजू में अगर हम लोग आए तो वहां पे बीएमसी का प्लॉट है, वो भी लगभग 2 से 1.5 एकड़ जब जगह है। बात आएगी कि कहाँ पे प्लॉट खाली है, डिस्कस किया जाएगा, जब ये बताया जाएगा। लेकिन अभी बीच में यहाँ पर कुछ ऐसी भी अफवाह चल रही थी कि कोई नया बिल्डर आ गया है, कि वो 5 स्टार होटल में मीटिंग चल रही है, लोगों को बुला बुला के सारी सोसाइटी वाले वहां पर जाके पहुंच कर, ये क्या बात हो रही हाँ तो देखिए घर बसाने तो लुटेरे तो आते ही है। खैर वो उसके लिए आमदार साहब ने एक अच्छा जवाब दिया था, उन्होंने अभी परसों मैंने उनका सुना, वो उन पे उन्होंने एक्चुअली लोगों को ऐसा था कि भाई वो हमेशा उनके नक्शे कदम पे चलने वाले लोग थे और कुछ लोगों को है? बरगला के देखिए, आमदार साहब तक कुछ अलग बात पहुंचती है। आप ग्राउंड पे, यहाँ पे बस्ती में आप रहते हैं लपा जी, आपके पास कुछ अलग बात आती है। तो वो बिल्कुल लोग सोसाइटी के वाकई में जा रहे थे, वहाँ पे मिल रहे थे, बातें चल रही थी कि हम लोग डेवलप करने वाले हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, देखिए लोग है ना, लोग तो बेचारे परेशान है, जो 3,000 के करीब करीब लोग अपात्र है, तो आप समझ सकते हो बड़ी संख्या है। वो हर 37 सोसाइटी में है, तो वो एक डर है ना, जो पात्र है वो सेफ है, वो कुछ बोलने के लिए आगे आता नहीं है क्योंकि वो बिल्कुल किसी के ऑब्लिगेशन में पता नहीं कैसा। लेकिन हम लोग अगर पात्र है अपात्र है वो मालूम नहीं, हमारी पुश्तैनी यहाँ पे घर है, हम लोग 60 70 साल से यहाँ रह रहे हैं। हम चाहते हैं कि भाई जो गरीब जो छुटा हुआ है उसके लिए यल्लप्पा कुशालकर अपने पुरजोर, बिल्कुल अगर मेरा कितना भी विरोध होगा, मेरा नुकसान होगा चलेगा, लेकिन हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि मैं लोक प्रतिनिधि नहीं हूँ, मैं जनप्रतिनिधि हूँ, तो मैं जनता के बीच में रहूंगा, क्योंकि जनता के बीच में से मैं काफी साल रहा हूँ और इंशाल्लाह आगे भी रहूंगा। ऊपर वाले का आशीर्वाद से हम लोग किसी को भी कोई घर से वंचित ना हो, या कोई घर से, मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा हमारे स्थानिक सरकार से, स्थानिक आमदार से और हमारे जो एसआरए के माध्यम से हम लोग इसकी लड़ाई लड़ेंगे लोगों के लिए। जो जिसका भी नुकसान नहीं होगा उसके लिए हम लोग जवाबदारी से काम करेंगे, ये अच्छा काम करेंगे। यल्लप्पा कुशालकर जी, देखिए, अभी फाइनली लोग क्या चाहते हैं और आप क्या चाहते हैं? जैसा लोग आपसे जुड़े हुए, तो लोगों के वास्ते आप क्या बोलना चाहेंगे फाइनली हमारे दर्शकों को, हमारे चैनल के माध्यम से? वो हम आपसे सुनना चाहेंगे। देखिए ये जो स्कीम है 35 एकड़ में फैला हुआ 37 सोसाइटी का जो मसला था, अब ये मसला 101 एकड़ और लगभग 35 से 40 हजार झोपड़पट्टी वासियों का मसला बन गया है। 40 से 45 हजार लोग परेशान है, त्रस्त में है कि भाई क्या होगा, हमारे साथ न्याय मिलेगा या अन्याय होगा। और अब ये किस तरह आंकड़ा से ये स्कीम किस तरह से होगी? क्या लोगों की मंशा है? किस तरह से होगी? सरकार को भी सपोर्ट हो, लोगों का भी भला, उसको लेके क्या बोलना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं चाहता हूं कि हमारे सरकार की मानसिकता अगर अच्छी है, अगर वो क्लस्टर में कर रही है, बहुत अच्छा स्कीम है क्लस्टर में। क्लस्टर में देखिए लोगों का फायदा भी है, लोगों का हित भी है। क्लस्टर में एक ऐसा नॉर्म्स है
कि जहाँ पे आप रह रहे हैं वहीं पे बना के देने का क्लस्टर में वैसा प्रावधान है। क्लस्टर का जो अधिकार है वो क्लस्टर का अधिकार है कि भाई आप वहां से हटोगे नहीं, ना आपको वहां से निकाला जाएगा। ये बहुत अच्छी स्कीम है, लेकिन अच्छी स्कीम में अच्छे लोगों की मानसिकता से, अच्छे डेवलपर की प्रयास से ये लोग यहाँ पे एकोमोडेट करें। यहाँ पे और जो जो स्कीम चल रही है ना पिछले 30 साल में, 25 साल में, जो जगह की अवेलेबिलिटी है वहां पे पहला आप अगर बना के दोगे बिल्डिंग में, मुझे लगता है कि आप अगर 2 साल के पीटीसी 2 साल के भाड़े में और पीटीसी में जो पैसा खर्चा होगा आपका, जो भी 8-10 हजार करोड़ रुपया, उसमें मुझे लगता है कि यहाँ पे रिहैब का बिल्डिंग बन जाएगा, लोग एकोमोडेट हो जाएंगे। उतना पैसा आप भाड़ा देके अगर उनको बाहर भेजोगे तो लोगों में भी असमंजस का माहौल रहेगा, लोग आपको सपोर्ट करेंगे नहीं, सरकार को सपोर्ट करेंगे नहीं, आमदार साहब का भी विरोध होगा। तो हम चाहते हैं कि भाई बैठ के अच्छे से इसको लोगों का भी सुनवाई होगा और लोगों के हित में है कि भाई जहाँ खाली प्लॉट है वहां वो बना के दे पहले। और जहां पे मुझे लगता है कि वो अगर 6 महीने में अगर समझो 10 बिल्डिंग बना दे, 10 बिल्डिंग में अगर लोग अकोमोडेट हुए, अगर आपकी जहाँ पे अवेलेबिलिटी है, जैसा आपको रोड के प्रायोरिटी है, वो प्रायोरिटी वाली जगह को वहां पे डालो। फिर ऐसे ऐसे करके अगर करोगे ना, मुझे लगता है कि एक साल भर में पूरे 10, हमारे यहाँ तो 8,700 मकान का ही मसला है, बाजू में रहा उसका भी अगर प्लान करके अगर आप कर लिए तो मुझे लगता है कि बिल्कुल गिलबर्ट हिल में पूरा ये 25,000 से ज्यादा झोपड़े एकोमोडेट होंगे और वो बिल्डिंग में अपने। और जैसा हमारे देश के प्रधानमंत्री का वो है कि सबको आवास मिले, सबको पानी मिले, शौचालय घर में मिले। और हमारे आमदार का भी विचार अच्छा है, देवा भाव के विचार भी अच्छा है कि आप वो अच्छे विचार से अगर करोगे तो मुझे लगता है कि सारे लोग अच्छे से और सुजलाम सुफलाम ऐसे दिन लाने के लिए हमारे स्थानिक आमदार भी प्रयास करें। और हम लोग पूरे जितने भी है जो 100 एकड़ में जो फैला हुआ जो जगह क्लस्टर में करने जा रही है उसमें हम लोग बिल्कुल सहयोग करेंगे। लेकिन आप हमको अच्छे तरीके से मार्गदर्शन तो दो। हमको देखिए आपका कोई बेनिफिट नहीं चाहिए, हमको हमारा हक है, अधिकार है, जो घर उसका अधिकार का है वो अधिकार उसको मिले। तो मुझे लगता है राजी खुशी से बिल्कुल ये स्कीम होगा। पहला स्कीम है महाराष्ट्र का पहला क्लस्टर स्कीम। वाकई में अमित साटम साहब ने अच्छा कहा कि भाई पहला वो ऐसे व्यक्ति है कि उनको अगर मिला है तो वो पहला हमारे यहाँ पे 3 हैट्रिक करने वाला आमदार भी वो पहला ही है। तो वो अच्छा काम है, अच्छा प्रयास है, आपके पाइगुन भी अच्छे है। तो आप पहल करो, हम आपके साथ में। और अच्छा काम में हम लोग पुरजोर करके पूरे सोसाइटी के लोग, थैंक यू। कोई भी इसमें मतलब घर से वंचित नहीं रहेगा। वैसा काम हमारे स्थानिक आमदार से अभिप्रेत है और वो करेंगे, ऐसे हमारी पूरी आशा है। और यही आशा मैं अपेक्षा करते हुए स्थानिक आमदार से विनती करूंगा कि हम लोग मिलके लोक हित में काम करेंगे और उसके लिए आप सहयोग करोगे और अच्छा काम करने का प्रयास करोगे, हमारा भी सहयोग रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू मैं जिले पर कुशलकर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपको गिलबर्ट हिल जुगली एसआरए के बारे में हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को जानकारी के लिए। इसी तरह आगे भी आपको जानकारी हम देते रहेंगे। देखते रहिए डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज, सिराज शेख, मुंबई।